हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम लोग इस समय पेपर 2 का जो सॉल्यूशन है वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस लेक्चर सीरीज में। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूं कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे वो आपने देख भी लिए होंगे। ओके, तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हमें स्टार्ट करना है। 12 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, प्रोबेबिलिटी का है, स्टैट्स में आता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स विल ईदर बी अ किंग और अ स्पेड। तो क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है कि एक डेक ऑफ कार्ड है। ठीक है, एक कार्ड का मतलब कह लीजिए एक डेक है, ठीक है, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं ना, टोटल आपको पता होगा 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये जो डेक ऑफ कार्ड है, एक कार्ड का जो बंच है, उसमें से एक रेंडमली चूज किया जा रहा है कार्ड। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी क्या संभावना है कि जो इस डेक ऑफ कार्ड से, एक कार्ड का जो बंच है जिसपे 52 कार्ड्स होते हैं, इस डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड जो रेंडमली लिया जा रहा है, ठीक है, जो चूज किया जा रहा है रेंडमली, दैट विल ईदर बी अ किंग और अ स्पेड। वो या तो किंग हो यानी राजा हो, या स्पेड यानी हुक्म हो। ठीक है, या तो राजा हो, बीच में और लगा है, ठीक है, या तो राजा हो या स्पेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। एक कार्ड का एक बंच है जिसमें 52 कार्ड्स है, एक कार्ड रेंडमली इसमें पिक किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पिक किया कार्ड है वो या तो राजा हो या वो स्पेड हो। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सेट्स का ये पढ़ा था ना, ये प्रोबेबिलिटी में लगता है, अप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या था यहाँ पे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको याद है ना, ये सेट्स में कॉन्सेप्ट लगता है, ये प्रोबेबिलिटी में भी है। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। वैसे अगर प्रोबेबिलिटी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं अपने चैनल पे सेपरेट वीडियो लेक्चर्स हैं प्रोबेबिलिटी में, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये यहाँ पे यूज होगा। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम मानेंगे सब, ओ वेट वेट, हाँ, सबसे पहले तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को अच्छा क्लियर नहीं करती हूँ, चलिए यहीं पे करती हूँ। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसमें जो पर्टिकुलर जैसे स्पेड की अगर हम बात करें तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड मतलब हुक्म, तो हुक्म 13 होते हैं, चिड़ी 13 होता है, पान का 13 होता है, और एक और क्या होता है, ईट, ईट भी 13 होते हैं। तो 13 इंटू 4 52, टोटल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। और अगर मैं किंग की बात करूं कि किंग कितने होते हैं, तो किंग 4 ही होते हैं ना, राजा 4, रानी 4, जोकर 4। ठीक है, ये तो पता है ना, ये बेसिक चीज है। तो इसमें हम ये जो प्रोबेबिलिटी की जो एडिशन थ्योरीज, ये जो थ्योरी यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं लिखा है इसको एडिशन थ्योरी कहते हैं। इस एडिशन थ्योरी को हम यूज करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग, पीए निकालते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी कार्ड को हम रेंडमली पिक करें और वो किंग हो। ठीक है, पीए हम लेते हैं, सपोज करिए पीए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजिंग कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड दैट कार्ड इज किंग, वो किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही तो था। तो किंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 52। ठीक है, तो किंग के सिलेक्ट होने के, अगर आप एक ताश के गुच्छे से, बंडल से, नॉट गुच्छे से, बंडल से एक कार्ड पिक करते हैं तो वो किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52। और अगर आप एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं कार्ड के बंच से, और वो स्पेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्पेड टोटल होते कितने हैं, 13 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए,
इंटरसेक्शन, यानी अगर आप कोई कार्ड पिक कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड कोई पिक कर रहे हैं ताश के बंद से, तो वो किंग भी हो स्पेड भी हो, किंग भी हो स्पेड भी हो, यानी हुकुम का राजा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हुकुम का राजा ताश के पत्ते में कितना होता है? एक होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं? 52। ठीक है, तो ये आपका तीनों निकल के आ गया है। अब उठा के इसको यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड पिक किया जाए वो या तो किंग हो और स्पेड हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूनियन है, और ये क्या है? इंटरसेक्शन, यानी किंग एंड स्पेड दोनों हो, और यहाँ क्या है? किंग हो और स्पेड हो। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको पुट करिए, पी आप निकालें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52। स्पेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 13/52। और किंग एंड स्पेड दोनों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/52। ठीक है, तो सारी चीजें आपने निकाल ली है, इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये क्या होता है? 13 + 4 17, 17 - 1 16, यानी 16/52। ये निकल के आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। और क्योंकि यहाँ पे जितने आंसर दिए हैं सब क्या है? पॉइंट्स में है, तो इसको जरा डिवाइड करेंगे, यू विल गेट, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, 0.3077 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक, समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप पहले किंग के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एंड दोनों आए इसकी, यानी हुकुम का राजा आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तीनों को इस फॉर्मूले में उठा के पुट करिए, तो आपका आ जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है किंग और स्पेड आने की। ठीक है, इसमें और एंड में डिफरेंस होता है। एंड मतलब दोनों, यानी इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, यानी दिस और दिस। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला चैनल और मेरा दूसरा चैनल दोनों को जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बना चुकी हूं, तो वहां पर हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है इज द अंडरलाइंग बेसिस, ये बेसिस है किसका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, पर चलिए मैं आपको बता दूंगी, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ना है तो मैं अपने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एन अंडरलाइंग बेसिस फॉर, पहला है डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा है कंसोलिडेटिंग द अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज विद दोज ऑफ पेरेंट कंपनी, तीसरा है डेप्रिशिएटिंग फिक्स एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ, नेक्स्ट है डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये किसका बेसिस है। ठीक है, इन चारों में से किसका बेसिस है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। देखिए नाम क्या है? गोइंग कंसर्न, यानी कोई बिजनेस अगर है तो वो लंबे समय तक चलेगा, फेयरली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस चलेगा। अभी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद किया जाए, उसे लिक्विडेट किया जाए। ठीक है, नाम क्या है? गोइंग कंसर्न, यानी जो बिजनेस है वो लंबा हमारा चलता रहेगा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसीलिए जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं फिक्स एसेट का और भी दूसरे एसेट्स का, वो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के किया जाता है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
हमारा जो बिजनेस है अभी वो लंबे समय तक चलेगा, अभी हमारा नियर फ्यूचर में उसको बंद करने का, लिक्विडेट करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो दिस इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंड दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये बेसिस है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो फिक्स एसेट है उन पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है ओवर देयर यूजफुल लाइफ, यानी फिक्स एसेट की जो लाइफ कितनी है उसके बेसिस पे उस पर डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो assumption है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज द बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट। इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जब भी एसेट्स को किस वैल्यू पे, एसेट्स जो है फिक्स एसेट जैसे हुआ, इसको किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो फिक्स एसेट तो आप जानते हैं, फिक्स एसेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ओवर देयर यूजफुल लाइफ, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एफडीआई से है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल निगेटिव इंपैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन डोमेस्टिक फर्म इन होस्ट कंट्री। ये जो एफडीआई है, ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई जो है, जो होस्ट कंट्री, दिस इज द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री यानी जिस कंट्री में एफडीआई किया जा रहा है दैट इज द होस्ट कंट्री। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द निगेटिव इंपैक्ट। देखिए एफडीआई का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट है, यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो होस्ट कंट्री है ऑन डोमेस्टिक फर्म इन द होस्ट कंट्री, यानी जो होस्ट कंट्री है उसकी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, ठीक है, उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक, उस पे क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंपैक्ट आपको बताए गए हैं, आपको बताना है निगेटिव इंपैक्ट कौन सा है। तो पहला है मार्केट मोनोपोली, अगला है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, नेक्स्ट इज इंक्रीज कंपटीशन, अगला है प्रॉफिट आउटफ्लो। तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो आपको निगेटिव इंपैक्ट बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एफडीआई होता क्या है। एफडीआई, ठीक है, उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंपैक्ट मैं बता देती हूँ, आप जल्दी से आंसर बता देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एफडीआई क्या है, एफडीआई इज अ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है, क्रॉस बॉर्डर, लिख देती हैं यहाँ पे, एफडीआई इज अ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जहां पे एक कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं दूसरी कंट्री की जो कंपनीज हैं, जो इंटरप्राइज है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें जब इंटरेस्ट शो करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज स्टेक खरीदते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एफडीआई के बहुत सारे फायदे भी हैं। देखिए एफडीआई अगर किसी कंट्री में आता है तो इससे क्या होगा, ये जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी ग्रो होगी नो डाउट, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ये जो होस्ट कंट्री है इसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ना एक लिमिट तक अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को अब ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे एट अ राइट प्राइस। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ना अच्छी बात होती है। तो ये सब तो पॉजिटिव इंपैक्ट थे, लेकिन इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी हैं एफडीआई के, बहुत ज्यादा एफडीआई के निगेटिव इंपैक्ट भी हैं। क्या इंपैक्ट है निगेटिव इंपैक्ट, एक तो मार्केट मोनोपोली होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाहर की जो कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट है, तो जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कंपटीशन बढ़ना तो अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट में आएगा। ठीक है, एंड प्रॉफिट आउटफ्लो, प्रॉफिट आउटफ्लो का क्या मतलब है कि ये जो होस्ट कंट्री है इसका जो प्रॉफिट है अब वो क्या होगा, बाहर जाएगा, इसका प्रॉफिट बाहर जाएगा। तो ये 3 जो है निगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।